बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो लास्ट लेक्चर जो है हमने जो है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पढ़ा था, और साथ उसके आपने एक और टॉपिक कवर किया था जिसे जो कि था एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्रू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने जो है वो थॉरली पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्या होता है और किन किन चीज़ों से इनको जो है वो हम जो है बैरियर लगा सकते हैं, इनसे इनके थ्रू किन किन चीज़ों के थ्रू इस पे बैरियर लगा सकते हैं। और हमने जो है देखा था कि जब भी कोई आप आईटी सिस्टम एक्वायर कर रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, और आपको कुछ जो है वो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें थी वो हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो ओवर टुडेज टॉपिक इज़ ERP एंड ई-कॉमर्स। अपने आप में ये भी एक दो सब्जेक्ट के तौर पर जाने जाते हैं। ई-कॉमर्स तो स्पेशली आजकल सब्जेक्ट में जाना जाता है, और बिज़नेस के रिलेटेड तो ई-कॉमर्स बहुत ही एक वाइड फील्ड है। इसको जितना भी 8, 10, 15 स्लाइडों में कवर नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स का देंगे और देखेंगे कि ई-कॉमर्स क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और किन किन जो टाइप्स क्या हैं ई-कॉमर्स की। और ERP देखेंगे कि ERP क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क कोलैबोरेशन का है कि नेटवर्क कोलैबोरेशन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी जो है नेटवर्क के दरमियान कोलैबोरेशन। सो ये जो है आईटी की फील्ड में, बिज़नेस की फील्ड में क्या जो है इम्पोर्टेंट रोल है इसका, और नेटवर्क कोलैबोरेशन किसे कहते हैं। दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। और आई रिमेंबर कि आपकी लास्ट नाइट मैंने असाइनमेंट्स चेक की हैं, बहुत इम्प्रेसिव थी। कीप गोइंग। ठीक है, बहुत अच्छे जा रहे हो सभी। एक ही यार असाइनमेंट लिख लिया करो और बस उस पर जो है वो मेंशन कर दिया करो, बल्कि मेंशन भी ना किया करो, मुझे कह दिया करो सर एक ही है और इसी यही सब की है। सो ये मेरे ख्याल में ठीक रहता है। आप ऐसे वो जो है वो खपते हो, दूसरे से मंगवाते हो और ख़ुद मेल करते हो, तो इससे अच्छा है कि आप मुझे एक ही असाइनमेंट कहा करें कि सर यही असाइनमेंट, और हम 6-7 लोगों की जो है कि बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी जो है वो आपकी भी कोलैबोरेशन जा रही है। तो ऐसे ना करो यार, ये नुकसान है आप लोगों के लिए। और इवन के जहमत भी नहीं करते कि उसको चलो रीनेम ही कर ले। नल के नाम से है थी किसी की असाइनमेंट, तो सारी ही नल के नाम से आई मुझे, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का एक लफ्ज़ जो हाईलाइट किया तो किसी ने ये भी नहीं हिम्मत की कि उसको जो मैं अनहाईलाइट कर दूँ, वो हाईलाइटेड ही है सब में। तो यार कुछ ख्याल करो, अब मेच्योर हो और इस तरह ना करो। थोड़ा बहुत इतनी असाइनमेंट भी नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये इतनी है कोई कोडिंग में लिखने को कह दूँ आपको, या मैं कहूँ कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर लो, ये भी नहीं है। थोड़ी सी असाइनमेंट है, 6-7 जो है वो लाइनें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली जो 15 या 20 लाइन्स होती हैं। हाँ, पर ये भी है कि अगर जिसने लेक्चर ही ना लिया वो कैसे लिख सकता है। सो ठीक है, सही जा रही हो। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कि ERP क्या होता है। इसको जो है पहले समझाने के लिए मैं आपको एक ट्रेडिशनल सिस्टम समझाता हूँ कि अगर कोई कंज्यूमर या कोई कस्टमर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है या किसी शॉप पे, मॉल पे जाता है, उसको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो उसको क्या क्या चीज़ें, मतलब किन किन बंदों से रब्ता करने पड़ेगा, और वो कंपनी किस तरह जो है वो वर्क करती है। ट्रेडिशनली जो ERP आने से पहले किस तरह वर्क होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कस्टमर हूँ और मैं गया हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, सेल्स के डिपार्टमेंट के पास गया हूँ मैं, सेल्स के डिपार्टमेंट, और मुझे कुछ प्रोडक्ट ख़रीदनी है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल ब्लैक का एक परफ्यूम ख़रीदना मुझे, तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट के पास गया हूँ और मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना ब्लैक का परफ्यूम चाहिए। अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास अगर तो वो होगा तो उसे दे देगी, कस्टमर को मुझे दे देगी। अगर नहीं होगा तो सेल्स डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से जो है वो रिज्यू करेगा, इन्वेंट्री के डिपार्टमेंट के साथ, और उसे कहेगा कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है ना ब्लैक परफ्यूम वाली, ये हमारे पास नहीं है, आपके पास है तो आप मुझे दें, या आप कुछ इस तरह मैनेज करें कि ये मुझे मंगवा के दें। ठीक है, या इससे रब्ता करेगा, या वो किससे कंसर्न करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ देखेगा। अगर इन्वेंट्री के पास फॉर एग्जांपल नहीं है, या उससे भी रब्ता करेगा, इन्वेंट्री के साथ भी और प्रोडक्शन के साथ भी, दोनों डिपार्टमेंट के पास, जिससे जो है वो उसको जो है वो उसकी रिक्वायर्ड जो है वो चीज़ मिल जाएगी, वो लेके जो है वो दे देगा कस्टमर को।
फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री के पास भी नहीं है वो चीज़, प्रोडक्शन के पास भी नहीं है, तो ये फिर क्या करेंगे, इन्वेंट्री भी प्रोडक्शन से रब्ता करेगी, पूछेगी कि अगर आप लोगों के पास ये चीज़ है या ये डिमांड जो है, ये जो माल मांग रहा है बंदा, ये जो चीज़ मांग रहा है, ये आपके पास अवेलेबल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेगी, कुछ राम जो पड़ा हो, कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हो किसी जो है वो पैकेज से या किसी जो है वो ऑर्डर से, ठीक है। तो ये जो है क्या करेगी, ये भी इससे रब्ता करेगी। अगर नहीं मिलता, इससे भी नहीं मिलता, तो फिर ये क्या करेगी, इसको रॉ मटेरियल, रॉ डाटा जिसे आप कहते हैं कि प्रोवाइड करेगी कि इस तरह की ना ब्लैक एक परफ्यूम की प्रोडक्ट है, वो हमने मंगवानी है या बनानी है, ये तुम्हारा जो है वो काम है बनाने वाला। अगर तुम बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम क्या करो, आगे से मंगवा के दो, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन की सरदर्द होती है, वो खुद बनाए या आगे से मंगवा के दे। अगर तो आपकी कंपनी में इतनी वो फैसिलिटी है कि वो खुद बना सकता है, देन वो प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि सेल्स की तरफ से ये बात आई है, सेल्समैन ने या सेल्स जो है बंदे ने ये बताई है सेल्स डिपार्टमेंट में ने कि ये इस तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं ये वाला परफ्यूम लेने के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास नहीं है, वो क्या करेगा, फाइनेंस से रब्ता करेगा, फाइनेंस को कहेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। किसके लिए पैसे चाहिए जी, फाइनेंस को पूछे किसके लिए पैसे चाहिए, वो कहेगा कि मुझे जो है ये चीज़ बनानी है, हमें पैसे चाहिए, हमने जो है ब्लैक का परफ्यूम बनाना है, प्रोडक्शन करनी है, 10 जो बोतल बनानी है, 20 बोतल बनानी है, जितनी भी बनानी है, ठीक है। क्वांटिटी बताएगा, मेजरमेंट बताएगा और बताएगा कि प्रोडक्शन टीम की तरफ से ऑर्डर आए हैं या सेल्समैन कह रहे हैं कि इसकी जो है वो सेल्स बढ़ रही है, इसके कस्टमर्स आ रहे हैं, तो हमें ये बनाने के लिए आप पैसे दें, ठीक है। अब ठीक है, फाइनेंस कहेगा ठीक है, ये बात ठीक है। फाइनेंस किससे रब्ता करेगा, फाइनेंस सप्लायर से रब्ता करेगा, ठीक है। सप्लायर्स होते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सप्लायर्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। अब ब्लैक में जो भी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, तो सप्लायर्स क्या करता है, उस इंग्रेडिएंट्स को किसको देता है, लाता है, ला के पैसों का हिसाब फाइनेंस से करता है और इधर क्या करता है, प्रोडक्शन टीम को वो देता है, ठीक है। प्रोडक्शन टीम को देता है कि ये वाली जो आपने सामान मंगवाया था आप ये ले लें और जो परफ्यूम बनाएं। तो प्रोडक्शन टीम परफ्यूम बनाएगी, बना के इन्वेंट्री को देगी, इन्वेंट्री को देगी या सेल्स को देगी कि इसको बेच दो, ये जो मैंने बना लिया है, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस बताया मैंने कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ईआरपी से पहले क्या होता था। ये जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं। अब सेल्समैन के पास अगर कोई चीज़ आई है, उसने इन्वेंट्री को दी है, इन्वेंट्री इतनी को थकड़ सी है या इतनी की उधर थकड़ सी ऑर्गेनाइजेशन पे बंदे बैठे हुए हैं जो कि 10-15 दिन लगा देते हैं फाइल आगे भेजने को, प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन जो है वो इतना कोई लालची बंदा है, वो कहता है माल आ गया है, लो जी इसमें से मैं बचाऊंगा। वो फाइनेंस को कहता है मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, जबकि रुपया लगना है 1 लाख रुपया। ये पैसे खाता है, ये जो है इतना वो इस तरह का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि फाइनेंस को पैसे देने पड़ते हैं। तो फाइनेंस क्या करती है, 2 लाख रुपया देती है, जबकि काम कितने का है, सिर्फ 1 लाख रुपया का। इसकी सप्लायर के साथ भी कमिटमेंट है। सप्लायर कहता है 10,000 मुझे दो, 20,000 मुझे दो, सप्लायर भी पैसे खा रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा निज़ाम क्या है, गड़बड़ है। एक गड़बड़ है, दूसरा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये दोनों ही काम को, इन दोनों ही प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए जो मार्केट में एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है उसे कहते हैं ईआरपी, ठीक है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट नो डाउट आपस में क्या होते हैं, कोलैबोरेट होते हैं, लेकिन कोलैबोरेट इस तरह होते हैं कि एक की फाइल दूसरे तक पहुंचते पहुंचते क्या लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, ठीक है। सो अब ये थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ईआरपी की तरफ। ईआरपी क्या है, ईआरपी एक प्योर बिजनेस की टर्म है और ये बिजनेस में ही आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आजकल ईआरपी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसी क्या बात है जो वो लोग ईआरपी को ला रहे हैं, या ऐसा क्या एडवांटेज मिलता है ईआरपी से, जिससे क्या है जो हमारी ईआरपी की ज़रूरत पड़ रही है जिस वजह से कंपनीज को।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन का होता है, सेल्स का होता है, इन्वेंट्री का होता है, ठीक है, और जो है HRM का होता है, और जो है इस तरह जो है सेल से जो सप्लायर्स का होता है, इस तरह बड़े सारे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनीज पर। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या आते हैं, कनेक्ट होते हैं, किसमें, ERP में, ठीक है, और एक दूसरे से डाटा क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और इस डाटा शेयरिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर है उसे हम क्या कहते हैं, ERP, ठीक है। एज सिंपल एज यू कैन थिंक, कि आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम या इट इज़ अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर which used to integrate all business activities in an organization, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, सबको मिला के रखता है, ठीक है। सब एक दूसरे से क्या आते हैं, कम्युनिकेशन में होते हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि एक जो है सेल्स को कोई चीज़ चाहिए और इन्वेंट्री को ना पता हो, सब जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। फाइल्स वगैरह वाला झंझट भी गया, टाइम वाला भी झंझट गया, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्ट हैं। एज लाइक यू कैन से दैट द सर्वर, जिस तरह सर्वर सेंट्रलाइज होता है ना, ये भी क्या है, एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है। सर्वर के थ्रू मैं भी कनेक्ट हो सकता हूँ, आप भी कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया में कहीं भी कैसे भी आप क्या कर सकते हैं, सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह ERP है एक सेंट्रलाइज सर्वर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि ऑनर के पास होता है। ऑनर देख रहा होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे जा रहा है और कौन से डिपार्टमेंट में जो है वो कमी आ रही है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा इंक्रीजिंग में जा रहा है। तो ये सारी जो है हमें क्या करती है, सारे के सारे जो है वो एक जगह पे प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है वो ERP करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये इसकी पिक्चर है एक, देखिए जैसे ये सेंटर में ERP है तो सर्विसेज, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, CRM, हर चीज़ क्या है इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। सो ये जो है इसका जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स। देखिए जब मैंने जैसे वो आपको एक ट्रेडिशनल मॉडल बनाया है ये वाला, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। रिस्क ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। सेल्स आया है जो सेल्स डिपार्टमेंट के पास कस्टमर ने डिमांड की है 10,000 वाले परफ्यूम की, ठीक है। सेल्स उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें ना मंगवा दूंगा, पर उसकी कीमत जो है वो 12,000 रुपया होगी। ये जो कस्टमर कहता है ठीक है आप मंगवा दो, ठीक है। ये आगे ऑर्डर देता है इन्वेंट्री को कि 10,000 वाला जो परफ्यूम है ना वो मुझे चाहिए, वो मुझे मंगवा के दो। अब ये इन्वेंट्री क्या है, प्रोडक्शन को कहती है कि मुझे ये परफ्यूम चाहिए 10,000 वाला, मुझे मंगवा के दो, ठीक है। अब प्रोडक्शन के पास परफ्यूम नहीं है तो ये इधर भेजेगा फाइनेंस के पास, उसे कहेगा प्रोडक्शन पे परफ्यूम बनाने पे 15,000 रुपया खर्चा आता है, लिहाजा आप मुझे 15,000 रुपया दें। 5,000 ये रख लेगा, कुछ वो रख लेगा, कुछ सेल्स रख लेगा और 10,000 में से फरोख्त कर देंगे। कंपनी को भी फ़ायदा है और जो है इनके जेबें भी भर जाती हैं, ठीक है। तो डाटा क्या हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। डाटा की कीमत जो है प्राइस में डुप्लीकेशन आई है। इस तरह कोई भी डाटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू किसी मेन डिपार्टमेंट में जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, डुप्लीकेशन हो जाती है, वो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं रहता। क्योंकि हर जगह पे जो है वो आपको पता है रिश्वत जनी है और हर जगह पे जो है वो करप्शन है। तो इस तरह जो है वो डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जाहिर बात है, मैंने जैसे आपको बताया सेल्स ने इन्वेंट्री को भेजनी है, इन्वेंट्री ने 10 दिन लगा देने हैं उसको जो है वो क्या करने के लिए, आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो आगे जाते जाते फाइल क्या होगी, टाइम लेगी, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगी और पैसा डेफिनेटली जब हर फाइल हर टेबल से गुजरेगी तो हर बंदा जो अपने पैसा अंदर डालेगा तो क्या होगा, पैसे का लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। वही नीचे लिखा है, ड्यू टू टाइम प्रोसेस कस्टमर विल नॉट सेटिस्फाई एंड नॉट परमानेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर बात है कस्टमर को जब एक चीज़ टाइम पे नहीं मिलेगी, उसकी जो है रिक्वायर्ड नीड ही उसकी है वही ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद उसे चीज़ मिलेगी तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो नेक्स्ट टाइम आपकी सर्विसेज यूज़ नहीं करेगा, तो क्या होगा, बिजनेस लॉस हो जाएगा।
कोई भी बिजनेस कस्टमर्स के सर पे चलता है, ठीक है। हाई इन्वेंट्री एंड मटेरियल कॉस्ट डेफिनेटली है, जो है मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लगती है इससे, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम से। और जो है बहुत सी इन्वेंट्री डिपार्टमेंट इंक्लूड होता है, उसमें बहुत से एम्प्लॉयज़ जो इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी पैसा देना पड़ता है। तो ये क्या है, ये सारे ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स थी जो ERP से पहले थी, ठीक है। आगे देखते हैं ERP का फ़ायदा क्या है। ERP का सबसे बड़ा फ़ायदा तो है पैसा, आपका जो है वो पैसा सेव हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको पहले बताया कि पैसा कैसे सेव हो रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट तीसरा डिपार्टमेंट खाता है, अब कोई पैसा खा नहीं सकता। ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सारे डिपार्टमेंट को कनेक्ट करके देख रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस देख रहे हैं कौन सा सेल जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में कितने कस्टमर आए हैं, उनकी नीड क्या है, वही इंटर होगी, ठीक है। इंटर होके आगे फॉरवर्ड होगी, कोई धोखे वाला काम नहीं है, ठीक है। उसकी सिक्योरिटी सारी आपके अंडर है, कोई उसे हैक नहीं कर सकता, ठीक है। आपने उसके पासवर्ड लगाया है, यूज़र नेम है, उस पर आपको क्रिटिकल एनालिसिस आ रहा है, आप देख रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट ऊपर जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस जा रहा है। इससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं कि आप जो है वो काम ठीक नहीं कर रहे, आप काम ठीक करें, ठीक है। आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। तो इस तरह आपकी नज़र में सारा कुछ है। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो कि यही है कि हमारा पैसा सेव हो रहा है। जो पैसा जो है लोग खाते थे इन ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, सही है। प्रोवाइड अ यूनि जो HRM जो देती होती थी पैसा, प्रोवाइड अ यूनिफाइड सिस्टम दैट कैन लोअर IT रिलेटेड एक्सपेंस एंड यूज़र ट्रेनिंग कॉस्ट। डेफिनेटली कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ती। ऐसा नहीं है कि लाओ जी 10 दिन 10 बंदे ट्रेनिंग करेंगे, 10 दिन 10 बंदे, और वो जो 10 बंदे एक ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका काम का लॉस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही जो है वो कॉस्ट जितनी मतलब, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए तो डेफिनेटली कॉस्टली है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये कुछ कॉस्टली नहीं है, वो अफोर्ड करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नीचे देखें तो क्या है, ये इनेबल ग्रेटर विजिबिलिटी इनटू मायर्ड एरिया ऑफ बिजनेस सच एज इन्वेंट्री डेट आर क्रिटिकल फॉर मीटिंग कस्टमर नीड। तो वो उनको क्या कर रही है, इनेबल कर रही है उनको, जो है वो जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो ये लाता है, मतलब आप ऐसे कह लें कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को पता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अगर कुछ चीज़ सेल्स डिपार्टमेंट अगर इंटर करेगा तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को उसकी जो है वो बिल्कुल सारी की सारी डिटू वैसे ही इन्फॉर्मेशन क्या होगी, शो होगी। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट गलत डाटा एंटर करे, क्योंकि उनके पास भी वही चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनके पास भी वही चीज़ें पड़ी हुई हैं। वही चीज़ों से मुराद कि सेल्स जो है हमने अपने सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल रखा हुआ है कि मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, तो सेल जब एक बेचेगा तो सॉफ्टवेयर में कितने रह जाएंगे, 99। तो इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, बेटर प्लानिंग ड्यू टू बेटर डाटा, ठीक है। फर्दर मोर प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड डाटा विद बैकअप फैसिलिटी। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ़ीचर है ये कि आपका जो है वो डाटा बैकअप होता है। उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम में आपकी फाइल्स लॉस हो गई, आपके कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, ठीक है, या कोई आग लग गई, आंधी तूफान आ गया जिससे आपकी फाइल्स आगे पीछे हो गई, या किसी बंदे ने खुद ही आपकी फ़ाइल आगे पीछे कर दी, तो इससे क्या होगा, इससे आपका बैकअप ख़राब होगा। आपके कस्टमर्स की नीड, आपके कस्टमर्स की जो है डिमांड्स, आपकी सर्विसेज, सारा कुछ आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इस ERP के थ्रू इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि ERP जो है वो बैकअप प्रोवाइड करता है, डाटा को इम्प्रूव करता है, और सबसे बड़ी बात कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कोई चोरी का ख़तरा नहीं है, कोई इस तरह का हैकिंग का जो है वो मामला नहीं है। ऑनर के पास ही क्या होती है, उसकी जो है ऑथेंटिकेशन होती है, ऑनर ही उसे देख रहा होता है, या ऑनर अगर डिस्प्ले करवाना चाहे तो हर डिपार्टमेंट में डिस्प्ले करवा सकता है कि भाई यू आर ऑन माई आइज़, ठीक है। तो आप जो है वो मेरी नज़रों में आप जो है वो इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे जो है वो क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो, ठीक है। एडवांटेजेस ये हैं। डिसएडवांटेजेस देखें, कैन हैव अ हाई अप फ्रंट कॉस्ट। हाई अप फ्रंट कॉस्ट से क्या मुराद है,
कि आप जो है वो इसकी जो है इनिशियल कॉस्ट जिसे कह लें इम्प्लीमेंट करने की इनिशियल कॉस्ट वो ज़्यादा है छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको अफोर्ड करती है, उनके लिए तो कोई इतना नहीं है। कैन अ डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि इतनी बड़ा सॉफ्टवेयर या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 7-8 डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो 7-8 डिपार्टमेंट्स का डाटा जो है वो मैनेज करना, इकट्ठा करना किसी एक प्लेटफॉर्म पे, इट्स अ प्रेडिकेमेंट थिंग। सो कोई भी थोड़ा सा भी आगे पीछे डाटा होगा, आगे पीछे थोड़ा सा भी लॉस होगा तो डाटा जो है वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ERP सही वर्क नहीं करेगा। ठीक है। रिक्वायर चेंज मैनेजमेंट ड्यूरिंग, अच्छा एक ये कि इसको इंस्टॉल करने के दौरान या जो है वो मैनेजमेंट को या ऑनर को सिखाना पड़ता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर है तो इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए सिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी यूज़ करना, इसकी कहाँ पे ज़रूरत है, किस तरह इसको यूज़ करना है, तो ये भी एक क्या है इसका डिसएडवांटेज है। बेसिक कोर ERP मॉड्यूल्स में बी लेस सोफिस्टिकेटेड कंपेयर्ड टू targeted standalone software. Companies may require है additional module for more control and better management of specific areas such as supply chain and customer relationship capabilities. ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ कहने लगा था, जो हैं ये डिपार्टमेंट्स या जो इंस्टीट्यूट हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, या जहाँ भी इस ERP को हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें क्या है हर जो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से क्या करेगी, उसमें मॉड्यूल जो है वो इंसर्ट करवा सकती है। ठीक है, उसमें अपडेशन करवा सकते हैं, एडिशनल मॉड्यूल लगवा सकते हैं, जिससे क्या होता है स्पेसिफिक एरिया को मैनेज करना आसान हो जाता है। जैसे सप्लाई चेन जो है वो, सप्लाई चेन में कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी ERP को आप यूज़ करेंगे इससे क्या होगा, आपका कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा, आपको उसको टाइम पे उसकी नीड के मुताबिक जो है वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है ई कॉमर्स वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जब भी आपके जहन में आती है बात, तो आप इसको यही कहते हैं कि ये लेन देन वाली कोई बात है। ठीक है, ई से मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो पहले ही यूज़ होती है, सदियों से यूज़ होती आ रही है। तो इंटरनेट के थ्रू अगर आप बिज़नेस करते हैं, मतलब क्या, इंटरनेट के थ्रू आप चीज़ें लेते हैं, बेचते हैं, एज अ कंज्यूमर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी, एज अ कुछ भी। ठीक है, तो वो क्या है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगी। इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली या जो चीज़ आप फरोख्त करते हैं, बेचते हैं या किसी से कोई चीज़ लेते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, ई कॉमर्स होगी। ठीक है, ये बहुत भी बड़ा टॉपिक है। आजकल तो आपको आम पता होगा कि ई कॉमर्स क्या है। अमेज़ोन लगा लें, OLX लगा लें, कोई भी वेबसाइट जो है वो अब बिज़नेस क्या है वो ई कॉमर्स पे आ रहा है। फूड पैंडा लगा लें, अब तो खुराक भी जो रोटी भी जो है वो क्या मिलती है हमें, ई कॉमर्स के थ्रू मिलती है। ठीक है, कॉमन मुहावरा है ये। ई कॉमर्स का आप लोगों को बिल्कुल आइडिया होगा कि क्या होती है। ई कॉमर्स इज एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो चीज़ों को खरीदते बेचते, उसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। नेक्स्ट देखें हमारा क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। टाइम सेविंग, डेफिनेटली टाइम सेव होता है। ठीक है, बाज़ार नहीं जाना पड़ता आपको, रश में खपना नहीं पड़ता, ट्रैफिक लॉक जो है वो ट्रैफिक जैम हो गया उसको फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आप घर बैठे ही टाइम ऑर्डर करते हैं तो आपको चीज़ जो है वो मिल जाती है। सही है, नेक्स्ट देखें तो इट प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। आपने एक वेबसाइट बनाई है, आप उस पर जो है फॉर एग्जांपल कुछ भी बेच रहे हैं, मतलब एक बाईसाइकिल बेच रहे हैं। ठीक है, तो बाईसाइकिल जो है वो इंडिया बैठा एक बंदा है, वो देखता है, वो कहता है यार कमाल की बाईसाइकिल, वो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट से परचेज करता है। आप पाकिस्तान है, अब इंडिया जाएगी तो क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट आपकी जो है वो ई कॉमर्स इंटरनेशनली भी मार्केट करती है। जैसे BMW आपने ख़रीदनी हो, जैसे एप्पल जो है वो ब्रांड न्यू, खैर अभी इधर से भी मिल जाता है, एप्पल स्टोर बने हुए हैं। वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कहीं किसी दूसरी कंट्री से मंगवाना हो,
ठीक है, तो आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस क्या है कि जैसे अमेज़ॉन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, अली बाबा और इस तरह की वेबसाइट जो है कि अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई, आप एज इट इज़ उसे वापस भेज दें। सर्विसेज जो है वो कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर्स को ऐसी सर्विसेज मिल जानी चाहिए जिससे वो आपकी वेबसाइट पर दोबारा आए और दोबारा चीज़ खरीद सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये वापस आई, उसकी क्वालिटी अगर मेरे पास आई, उसकी क्वालिटी वैसी ना हुई, उसकी जो है वो जैसी करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई थी वैसी ना हुई, तो मैं उसको वापस कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आप इस पे बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करना ई कॉमर्स के थ्रू अब तो बहुत ही इजी और बहुत ही जो है वो फेमस होता जा रहा है। घर बैठे आप जो है वो बिजनेस कर सकते हैं, एनी वेयर एनी टाइम, कहीं भी आप अपना जो है बिजनेस डेवलप भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आप देखें, घर बैठे ही आप जो है वो फूड पैंडा से जो है वो मंगवा लेते हैं कोई चीज़, जो बैठा बेच रहा है वो भी घर बैठा है, आप भी घर बैठे हैं, एनी टाइम एनी वेयर कभी भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो एफिशिएंट प्राइसिंग, पैसे वही नॉर्मल हैं। इसमें देखें, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आपको कंपेटिटिव एडवांटेज वाला मिलेगा कि अगर फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे एक चीज़ जो है वो 10,000 की है, तो किसी और वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट वो आपको 8,000 की मिलेगी। सेम चीज़ सेम क्वालिटी, आप क्या करेंगे, अमेज़ॉन को दफ़ा करेंगे और उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि एफिशिएंट प्राइसिंग होती है। मतलब क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, आपको कम से कम पैसे से मार्केट गैप फाइंड करते हैं ना, देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग किस चीज़ पे मरते हैं, वो पैसे पे मरते हैं, उन्हें उतनी कम चीज़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें रीच ऑफ बिजनेस, मतलब क्या कि वाइड एरिया पे आप अपना जो है वो बिज़नेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल नेशनल वाली एग्जांपल दी कि आप अपने जो बिज़नेस को फैला सकते हैं कहीं भी। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद आपकी वेबसाइट पर सर्च करेंगे, देखेंगे, चीज़ मंगवाएंगे। EFT जो है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, घर बैठे ही आप बिलिंग कर सकते हैं, घर बैठे ही आप पैसे अपने बैंक से जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आपने चीज़ खरीद ली, आप उन्हें उधर ही ऑनलाइन पैसे दें, बस वो आपकी चीज़ आपकी हुई, आप लेके चले जाएं। ठीक है, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल बी इफेक्टिव, फास्ट एंड ईजी। सप्लाई चेन क्या होती है, उससे क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ईजी हो जाती है और इफेक्टिव हो जाती है ई कॉमर्स के थ्रू। नेक्स्ट देखें तो डिसएडवांटेजेस अगर देखें ई कॉमर्स के, तो सबसे पहले है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, आप पेमेंट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, आपके कार्ड का नंबर जा रहा है। ठीक है, और सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है कि कोई आप थर्ड पार्टी आपके कार्ड का नंबर देख रही है, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का नंबर देख रही है। ठीक है, या दूसरी तरफ आए तो आपका पर्सनल डाटा, कई वेबसाइट्स पे आप देते हैं आईडी कार्ड नंबर, अपने जो है वो फादर नेम, पर्सनल नेम, ईमेल एड्रेस, तो हैकर जो है वो चुरा लेते हैं और उससे आपका डाटा हैक करने की कोशिश करते हैं, आपकी वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्या है, एक चैलेंज है, एक डिसएडवांटेज है। EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज को क्या कहेंगे, आपके बहुत सारे जो है वो चीज़ों के दरमियान कोलैबोरेशन हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, जैसे आप कह दें कि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन को ई कॉमर्स पे आने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको। ठीक है, तो इसको जो है वो EDI कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। और नेक्स्ट देखिए तो क्या है, डीपर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस, जो आप जाके शॉपिंग करते हैं, जो मज़ा जो किसी मॉल में जाके शॉपिंग करने का, आप चीज़ों को जो है वो खुद देख के, उनको जो है वो क्वालिटी चेक करके, उनको अपने हाथों से उनको देख के, तो आप क्या कर सकते हैं, शॉपिंग का एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फुलफिलमेंट जो है वो प्रॉब्लम, इसमें आप अगर देखें तो एक बंदे को एक प्रोडक्ट की इमरजेंसी ज़रूरत है और आप उसको जो है वो 10 दिन बाद बेचते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी नीड ख़त्म हो जाती है और फिर आपको मिलती है। जैसे ई कॉमर्स किसी वेबसाइट पे जाएं तो वो कहेगा भाई 2 दिन लगेंगे शिपिंग के लिए, 2 दिन डिलीवरी पे लगेंगे, 2 दिन बाद आपको ये प्रोडक्ट जो है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई बायोमेडिकल जो है वो मशीन हो, ठीक है, जैसे इनहेलर वगैरह होते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं
जिनकी फौरी आपको ज़रूरत हो तो वो क्या मिलेगी, 2 दिन बाद मिलेंगी, तो आपकी फुल जो नीड फुलफिलमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ ई कॉमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह आपको मिलेंगी, और इन्हीं चारों टाइप पे जो है वो ई कॉमर्स फिर रहा है। इन चारों के अलावा कोई टाइप नहीं है ई कॉमर्स की, ठीक है। तो सबसे पहली जो टाइप है वो क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस से मुराद के कंपनीज आपस में बिजनेस करती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैन्युफैक्चरर जो हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरर्स, वो क्या करते हैं, होल सेलर डीलर से रब्ता करते हैं, उन्हें होल सेल के रेट पे क्या करते हैं, बेचते हैं। मतलब एक कंपनी मैन्युफैक्चरर दूसरी जो है वो कंपनी से रब्ता कर रही है होल सेलर से, ठीक है। कंज्यूमर तो कस्टमर या कंज्यूमर तो बहुत एंड पे आते हैं, पहले क्या आते हैं जो यही आते हैं होल सेलर रिटेलर आते हैं, फिर कहीं जाके कस्टमर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं। तो बड़ी कंपनी क्या करती है, होल सेलर से रब्ता करती है और होल सेलर को बेचती है। तो ये क्या होती है, ये B2B की एग्जाम्पल है। इसमें जो है वो होल सेलर मैन्युफैक्चरर होल सेलर जो है वो जो आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं B2C, मतलब क्या, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस क्या, कंपनी सेल्स देयर गुड ऑनलाइन टू कंज्यूमर। ये तो बहुत आम है और आप खुद भी करते होंगे, कई दफ़ा आपने अमेज़ोन से, कई दफ़ा अलीबाबा से या किसी इस तरह की वेबसाइट से आपने क्या होगी, कोई चीज़ खरीदी होगी, कोई चीज़ जो है वो परचेज की होगी, ठीक है। बट बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब यही है कि कंपनीज डायरेक्ट जो है वो अपनी चीज़ कंज्यूमर को बेच रही हैं, ठीक है। कोई दरमियान में थर्ड पार्टी नहीं है, कोई रीसेलर नहीं है, कोई जो है वो होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है। तो ये क्या है, डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर को बेचना B2C कहलाता है। वो जो चीज़ हम खरीदेंगे तो हम कह सकते हैं हमने B2C के जो है वो तौर पर ख़रीदी है, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX इसकी सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्लिपकार्ट, OLX इस तरह की जो है वेबसाइट के आपने अपना जो है वो कीबोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज, AC ये चीज़ें बेचनी है, तो आप क्या करेंगे, किसी जो है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरी जो है वो जिस बंदे को ज़रूरत है, जिस कंज्यूमर को ज़रूरत है, वो क्या करेगा, ख़रीदेगा आपसे। तो वो कहेगा यार हम दोनों, वो कम्युनिकेट करेंगे और चीज़ जो है वो बेच देंगे, ठीक है। तो हुआ किसके थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू। तो टाइप क्या है, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। OLX इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोगों को जो है वो समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ है। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, जो है वो फ्रीलांसर और फीवर जो है इसकी एग्जांपल है। मतलब क्या कि मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं किसी, कोई कंपनी आती है मुझे कहती है लाओ भाई मुझे ये काम कर दो, तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट सेल करता है, किसको, कंपनीज को, ठीक है। तो फ्रीलांसर इसकी एक एग्जांपल है, सही है। तो ये जो है वो टाइप थी किसकी, ई कॉमर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है, चारों आपको याद होने चाहिए विद एग्जांपल। पहली एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस की, एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बेचती है या खरीदती है, ठीक है। मैंने लिखा भी होगा कंपनीज डूइंग बिजनेस टू ईच अदर। इसकी एग्जाम्पल क्या है, आप मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर दे लें या होलसेलर टू रिटेलर दे लें, दोनों में से जो मर्जी दे दें। नेक्स्ट देखें B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अमेज़ॉन और जो है अलीबाबा इस तरह की जो वेबसाइट हैं, ये इनके लिए जो है वो आप कह सकते हैं कि बिजनेस टू कंज्यूमर है। आईपैड, आईफोन की वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट देखिए C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। फ्लिपकार्ट, OLX ये वाली वेबसाइट्स। और C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस से मुराद ये फीवर और जो है फ्रीलांसर ये वाली वेबसाइट, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स थी। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा आज का टॉपिक है वो है नेटवर्क कोलैबोरेशन, ठीक है। नेटवर्क कोलैबोरेशन क्या है, बहुत ही आसान सी बात है और आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर देखते होंगे कि एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की टीम या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट आपस में मिल बैठ के बात करके जो है वो कम्युनिकेशन करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। किसी जो है वो बात पे डिसीजन ले सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो आपस में, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास नेटवर्क कोलैबोरेशन होता है। पढ़ते हैं क्या होता है। नेटवर्क कोलैबोरेशन इज़ अ पार्टनरशिप ऑफ ऑटोनोमियस पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन
supported by a computer network supported by a computer network that collaborate to share resource such as data and connectivity। तो ये क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है, ये कंप्यूटर के ज़रिए एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे लोग अपना क्या कर सके, ये ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा शेयर कर सके, आपस में कनेक्ट हो सके, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन में बी इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन एज वेल एज फ्रॉम वेरी डिफरेंट प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत अच्छा जो है वेबसाइट का डेवलपर हूँ, तो दुबई की कोई कंपनी है, वो मेरा इंटरव्यू लेती है और मुझे हायर कर लेती है और मुझे कहती है आप यहीं रहें अपने घर में, हम आपको पे देंगे या प्रोजेक्ट देंगे, आपने जो है वो प्रोजेक्ट पे काम करना और हमें देना है। ठीक है, तो मैं ग्लोबली जो है जियोग्राफिकली उनसे कनेक्ट नहीं हूँ, मतलब फिजिकली वहाँ नहीं हूँ। ठीक है, तो अब मेरे साथ उनका एक नेटवर्क तो है, मैं उनकी जो है फर्म का ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट हूँ, लेकिन वो अब नेटवर्क किसके थ्रू बनेगा, कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, स्काइप के, इंटरनेट, जूम, इस तरह की जो है वेबसाइट इंटरनेट के थ्रू जो चलती हैं, कंप्यूटर के थ्रू जो चलती हैं, उनके ज़रिए मैं क्या होऊंगा, उनके नेटवर्क का हिस्सा बनूंगा। सो वो क्या होगा, नेटवर्क कोलैबोरेशन। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग होगी, आई थिंक एग्जाम्पल से जो है वो अच्छी समझ आ जाती है। नीचे भी इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है, कोलैबोरेशन इन्वॉल्व वर्किंग विद अ टीम और विद समवन इन ऑर्डर टू क्रिएट और प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो वो कोई भी सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए लोगों का इकट्ठे मिलकर एक जगह पे बैठना, ओवर टाइम with the help of information technology new form of collaboration have been introduced। ठीक है, जैसे जैसे आईटी तरक्की कर रही है, नई नई जो है वो वेबसाइट्स, नए नए सॉफ्टवेयर, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से जब ऑनलाइन मीटिंग वाले जो सॉफ्टवेयर वो बहुत ही बिके हैं, वो एक बन गया है, जो है जूम बन गया है, इवन के गूगल ने भी जो है अपनी वो ऑनलाइन मीटिंग का जो फीचर जो है वो गूगल जीमेल में लॉन्च किया है। ठीक है, so new form of collaboration have been introduced to the world and have allowed employees and businesses to interact with each other in way that were previously not possible। जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, अब लोग क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी एडमिशन्स हुए हैं कई लोगों के चाइना वगैरह में, मेरे भाई का भी एडमिशन हुआ है, जिस अब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबली तो नहीं, आप जो है वो थ्रू इंटरनेट आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर या कंज्यूमर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोलैबोरेशन जो है नेटवर्क के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए, कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती है, जो रिमोटली जो है वो लोगों को कनेक्ट करने के काम आए। जैसे इसमें अब क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो भी आगे हम देखते हैं। जो बिजनेस आप कह सकते हैं, मैं रीड आउट कर देता हूँ, कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू क्विकली ब्रिंग टुगेदर, कि क्विकली जो है वो एक दूसरे को जो है वो कनेक्ट करे रिमोट वर्कर्स इनटू वर्चुअल टीम टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। ठीक है, तो जब टीम मिलेगी आपस में स्काइप के थ्रू, गूगल के थ्रू, जिसके थ्रू भी वर्चुअली मिलेगी, तो वो क्या करेगी, इफेक्टिव वर्क कर सकेगी, कोई ना कोई अच्छा आइडिया मिलेगा किसी के थ्रू। बिजनेसेस एंड फेलो एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव द एबिलिटी टू लिंक इन विद वन एनदर। ठीक है, शेयर देयर डाटा, शेयर देयर थिंकिंग, शेयर देयर रिसोर्सेज एंड वर्क ऑन प्रोजेक्ट एट देयर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, CT मतलब वही collaboration technology involve the use of internet or some other form of technology to share information with one another. These collaborative technology have the ability to eliminate face-to-face, ठीक है, conversation and can boost productivity if implemented correctly. Sorry. ठीक है, कि अगर तो जो वो थिंकिंग या जो वो आइडिया दे रहा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए करेक्टली, देन क्या हो सकता है, आपकी कन्वर्सेशन, आपका जो है फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन हुई है वो क्या हो सकती है, फ्रूटफुल हो सकती है। ठीक है, कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी या कोलैबोरेशन नेटवर्क जो है वो बेहतर तरीके से जम सकता है, काम कर सकता है। सही है,
नेक्स्ट देखें, इसी का ही है कि एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी क्या है। मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेलिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ई लर्निंग, ये सारी क्या हैं कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी में ही आती हैं। नेक्स्ट क्लास देखें तो क्या है बेनिफिट्स ऑफ सीटी जो है वो क्या है, जो कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स। अच्छा, एक और मैं पीछे बात बताता जाऊं कि सीटी इस बात की अहलियत रखती है कि वो क्या कर सके, टू चेंज द वे दैट वर्कर्स इंटरेक्ट सोशली। तो इस तरह का कुछ ऐसा बना सके या जो इस तरह का डेवलप कर सके जिससे वर्कर्स क्या हो सकें, आपस में इंटरेक्ट हो सकें। तो ये वो वाली चीज़ें हैं, ये मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसके लिए जो है GSS जो है ग्रुप सपोर्ट सिस्टम एक कैटेगरी जो है वो यूज़ होती है। आगे अगर डेप्थ में हम चले जाएं, सो डेप्थ में जो है वो इसकी GSS की आगे दो फॉर्म है। एक जो है वो कम्युनिकेशन सपोर्ट है जिसमें ये चीज़ें आ जाती है, ईमेलिंग, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टेंट मैसेजिंग, और दूसरा जो है वो प्रोसेस स्ट्रक्चर सपोर्ट है, PSS भी जिसे कहते हैं। सो PSS प्रोवाइड एन एजेंडा फॉर एम्प्लॉयज एंड गिव द ग्रुप ड्यू डाटा फॉर व्हेन देयर वर्कर या वर्क शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो उस तरह का जो है एजेंडा वो क्या करती है, PSS प्रोवाइड करती है। ये आगे अगर इसमें डेप्थ में आप पढ़ना चाहें तो ये 2 मॉड्यूल हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही वसी हैं। आगे कम्युनिकेशन सपोर्ट में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस सारी, और PSS में वो एजेंडा जो है वो पूरा परफॉर्म किया जाएगा, जिससे जो है वो क्या करते हैं, जब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंप्लीट अपनी परफॉर्मेंस शो करवाते हैं, ठीक है। तो ये बताने का मकसद यही था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक को आगे पढ़ने में तो ये दोनों चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। सही है। नेक्स्ट देखें बेनिफिट्स ऑफ सीटी। बेनिफिट्स क्या हैं, इफ़ेक्टिव टीम। वर्चुअली आप जो भी कनेक्ट होंगे, जब भी कभी किसी टीम के साथ काम कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा, एक इफ़ेक्टिव टीम डेवलप होगी, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीम से क्या मुराद है, मतलब 10 बंदे बैठे हुए हैं, जब भी आपको कुछ आइडिया ना मिल रहा हो तो आप ग्रुपिंग करें। तो यही जो इंग्लिश पीपल का भी कंसर्न होता है कि ग्रुपिंग करें ताकि आपको आइडियाज़ मिले, आइडियाज़ डेवलप हो। सो एक बंदा जो सोच रहा होता है दूसरा उससे हट के सोच रहा होता है। तो इस तरह जब वर्चुअली लोग आपस में आप कनेक्ट होंगे तो एक आप इफ़ेक्टिव टीम जनरेट कर सकते हैं। ख्वा आप जो है यू आर नॉट इन अंडर अ सेम रूफ, अगर आप एक छत पे नहीं, एक छत के नीचे नहीं भी हैं तो फिर भी आप कैसे कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिव टीम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो कट कॉस्ट। कट कॉस्ट क्या होता है, जो है कंपनीज और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए कट कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करती है ये हमारी सिटी। कट कॉस्ट होता है कि ऐसे एरियाज जिनसे हम अपनी जो है वो कॉस्ट को कट कर सकें या रिड्यूस कर सकें, ठीक है, खा वो एम्प्लॉयज़ लेवल पे हों, खा वो कंपनी लेवल पे हों। लाइक आप कह सकते हैं कि कंप्रेस करना वर्क फ्लो को, अगर वर्क फ्लो को कंप्रेस कर दिया जाए या जो है वो वर्किंग टाइम जो है वो कम कर दिया जाए, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या हो, इफ़ेक्टिवली काम कर सके, उन पे बर्डन ना आए, उन पे प्रेशर ना आए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो है वो क्या होगी, रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस होगी। कॉस्ट रिड्यूस किस तरह होगी, मतलब एक एम्प्लॉय को आप 10 घंटे काम करने का देते हैं 1500 रुपया, ठीक है, उसको 8 घंटे काम करने का 1000 रुपया देंगे। नो डाउट इससे क्या होगी, हमारी जो है वो प्रोडक्शन कम होगी, पर वो दूसरे फैक्टर को देख के हम प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। मतलब एक बंदे को 2-4 घंटे 10 घंटे पर जो है ऑफ दे दिया जाए, नेक्स्ट बंदा कोई हायर कर लिया जाए। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रेशराइज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें आप तो इसमें जो है वो रिड्यूसिंग डेवलपमेंट कॉस्ट है, इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन कॉस्ट है, मिनिमाइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि इनेबलिंग लिंक विद रेंडर, सप्लायर्स एंड कस्टमर है। ये सारे पॉइंट जो है वो क्या करते हैं, कट करते हैं कॉस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्सेस पीपल एंड इंफॉर्मेशन इंटरनेशनली, ठीक है। आप इंटरनेशनली पीपल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लिमिटेशन रिस्क, इसके सबसे बड़ा एक ही लिमिटेशन है इसमें इंटरनेट कनेक्शन का और बैंडविड्थ का।
तो दोनों कोई प्रॉब्लम से क्या होगी, आप वर्चुअली कनेक्ट नहीं हो सकेंगे, जिससे आप लोग क्या कर सकेंगे, टीम भी नहीं डेवलप कर सकेंगे और ना आपकी जो सिटी टेक्नोलॉजीज़ काम आएंगी। अगर आपका इंटरनेट ठीक, तो इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए, जाहिर बात है कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए। रिस्क क्या है इसमें, कंपनीज दैट वुड लाइक टू इंटीग्रेट more collaborative technologies further into their companies should consider the following risk। ठीक है, अगर कुछ कंपनी जो चाहती हैं कि वो सिटी बढ़ाएं, कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, तो उनको ये वाले दो रिस्क हैं, इनको जो है वो कंसिडर करना होगा। एम्प्लॉयज़ एक्सेप्टेंस, कि आपके जो है एम्प्लॉयज़, मतलब देखें अब जूम ऐप जो है वो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं चला सकता, मतलब कम पढ़ा लिखा बंदा नहीं चला सकता, ठीक है, या इस तरह की कोई इंटरनेट की जो काम करना हो वो एक अनपढ़ बंदे से नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज़ अनहैप्पी होंगे, एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई पढ़े लिखे लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाना आता, तो पर ये इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी आपको, एम्प्लॉयज़ आपके जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी ऑफ द कॉरपोरेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये दो जो है वो रिस्क हैं आपके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप सीटी जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये रिस्क आप फैक्टर जो है वो भी कंसिडर करने चाहिए। सो दिस वाज योर लेक्चर क्लास। 2 टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं, जिसमें है कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी, ERP एंड ई-कॉमर्स। सो होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि ERP क्या होता है, ई-कॉमर्स क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और कैटेगरीज मतलब उसकी क्या है, और टेक्नोलॉजी नेटवर्क कोलैबोरेशन क्या होती है। सो दिस वाज योर लेक्चर क्लास। थैंक यू वेरी मच। होप सो कि आप लोग जो है वो इसको अच्छी तरह से करेंगे तैयार। स्टे होम क्लास, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।